हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक बार आ गए हैं आप सबके सामने बिजनेस स्टडी का मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के दोबारा। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 2 का टॉपिक है, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का टोटल 2 वीडियो आएगा, ठीक है। इस 2 वीडियो के बाद हम लोग की यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 का ऑलरेडी मैंने वीडियोस पहले भी अपलोड करके रखा है, ठीक है। यूनिट 1 का टोटल 2 वीडियो था और यूनिट 2 का एक वीडियो अपलोड है और 2 वीडियो उसका आएगा, ठीक है। अब जो यूनिट 2 का और 2 वीडियो आने वाला उसका बात तो बाद में जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। एक वीडियो तो अभी शूट हो रहा है, दूसरा जो वीडियो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देख लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जाके उसको देखो, लेकिन पहले इस वीडियो को यानी कि आज के टॉपिक को कंप्लीट कर लो। और अगर आपको वीडियो नहीं मिला तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे, ठीक है, और वीडियो के एंड में उन सारे वीडियोस को मैं पिन कर दूंगा। होप सो कि आप उस वीडियो जाकर के देखें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के संग, बैचमेट्स के संग, अपने स्कूल ग्रुप में आप सब जगह शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंच पाए। आज का टॉपिक हम लोग का जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहले तो समझते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी चीज क्या है। देखो, कंपनी जो वर्ड है, ठीक है, कम का मतलब होता है टुगेदर और पेनी का मतलब होता है ब्रेड। आओ मिल के रोटी कमाएं, इस कंसेप्ट के संग एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पॉपुलरली कंपनी बोलते हैं और बिजनेस स्टडी में इसी चीज को जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन का कि क्या है डेफिनेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी का। डेफिनेशन हम लोग को बोलता है company is an artificial person created by law having perpetual having separate legal entity with perpetual succession and common seal। ये कॉमन सील क्या है, ये perpetual succession क्या है? भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर्टिफिशियल पर्सन क्या है। एक एक करके सब चीज समझाता हूँ, जरा समझो। देखो, पहले बात तो सुनो, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। पर्सन हम लोग के कॉमर्स में 2 तरह के होते हैं, ठीक है, ठीक है। मेल फीमेल नहीं, कॉमर्स के अकॉर्डिंग क्या है पर्सन, एक है नेचुरल पर्सन और एक है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी कि हम और आप, हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसको लॉ की नजर में वैलिड माना जाता है, जो हम लोग की तरह लिविंग थिंग्स तो नहीं है, बट उसका सारा एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, उसको हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स एक आर्टिफिशियल कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक आर्टिफिशियल कंपनी है, यानी कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन से, उनका अपना एक लीगल एंटिटी, अपना एक लीगल पहचान है। अब जरा बात करते हैं हम लोग क्या है भी सेपरेट लीगल एंटिटी। जनरली क्या होता है कि मान लो जो भी आपके घर के आसपास दुकान दिखता है आप लोगों को, वो सब सोल प्रोपराइटर, यानी कि उसमें बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक संग ज्वाइंट है। बट कंपनी में बिजनेसमैन एक अलग पोर्शन है, ठीक है, और बिजनेस एक अलग, बोथ आर सेपरेट। बिकॉज बिजनेसमैन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट कर रही है या फिर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक हिस्सा है, उसको हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर, यानी कि बिजनेसमैन। और जो बिजनेस है उसको हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह लॉ के नजर में ट्रीट करते हैं, तो बोथ आर सेपरेट। अब हैविंग प्रीपिचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि भैया देखो, उस बिजनेस में, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें मालिक रहे या ना रहे, मालिक कोई नया आए या मालिक चला जाए, बिजनेस का एक्टिविटीज नहीं रुकेगा। बिजनेस का एक्टिविटीज कभी भी मेंबर के वजह से अफेक्ट नहीं करेगा। मेंबर आए जाए, ठीक है, डेथ कर जाए, जिए, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। बिजनेस स्मूथली कंटिन्यू उसी तरह रहेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रीपिचुअल सक्सेशन, ठीक है। अब बताता है कॉमन सील। इस कॉमन सील वर्ड का मतलब क्या है, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो जनरली होता क्या है। अगर मान लो मेरे बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया और मुझे किसी को 2,000 रुपया देना है, तो एक तो तरीका है यूपीआई ट्रांजेक्शन, जो बहुत पॉपुलर है, फोन पे, गूगल पे, ये सब। बट जो दूसरा तरीका है वो है चेक काट करके मैं अपने अकाउंट से दे सकता हूँ।
तो जिस वक्त मैंने आपको चेक दिया वहां पे मैं सिग्नेचर करूंगा, क्या करूंगा, सिग्नेचर, यानी कि वो सिग्नेचर प्रूफ करेगा कि ये जो चेक मैंने किसी को दिया है, ठीक है, वो चेक मेरा, उस पर जो सिग्नेचर वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिग्नेचर मेरे बिहाफ पे है। ठीक उसी तरह कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कंपनी के स्टैंप से। अब बात आता है कि भैया कंपनी का स्टैंप तो कोई भी इंसान बनवा सकता है। प्रॉब्लम क्या है, जरा समझते हैं कॉमर्शियल काम कैसे करता है। कॉमर्शियल जो कंपनी के लिए होता है वो डुअल कंसेप्ट पे काम करता है, यानी कि एग्जांपल, एक कंपनी है जिसमें परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, दो डिपार्टमेंट है, मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट कहीं से सामान खरीदा और पैसा देना चाहता है, बट बाई चेक। तो जब वो बाई चेक पैसा देना चाहता है तो उसको कंपनी का स्टैम्प मारना पड़ेगा, साथ ही साथ परचेज डिपार्टमेंट का हेड साइन करेगा। तो ये दोनों, यानी कि जिस डिपार्टमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट इशू हो रहा है उस पर स्टैम्प, और उस डिपार्टमेंट का एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट का सिग्नेचर, ठीक है, ये दोनों मिल करके एक कॉमन सील क्रिएट करता है कंपनी के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल के केस में क्या था कि किसी भी तरह का हम लोगों को स्टैंप कंपलसरी नहीं था, बट कंपनी के लिए स्टैंप, ठीक है, मुहर प्लस सिग्नेचर, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर उसको हम लोग प्यार से कह सकते हैं उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या पर्सन का, जिसके बिहाफ में, जो कंपनी के बिहाफ में चेक या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है, ये होता है कॉमन सेंस। अब हम लोग जरा बात करते हैं आज के टॉपिक में, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर। देखो कुछ कुछ चीज तो सेम है, जैसे कि सबसे पहला आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल एंटिटी, प्रीफिक्सल सक्सेशन, कॉमन सेंस, ये चार पॉइंट तो सेम है। अब बात आता है हम लोग का पांचवा नंबर पॉइंट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आप जब चाहे तब स्टार्ट कर सकते हो, बट ठीक है, जो आपका कंपनी है उसके लिए आपको इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी और कंपलसरी हो जाता है, सबसे पहला बात। दूसरा चीज क्या है, वॉलेंट्री एसोसिएशन। यहाँ पे जब लोग आकर के शेयर होल्डर बनते हैं यानी कि कंपनी से जुड़ते हैं, तो कंपनी कभी भी उनको इंसिस्ट यानी कि फोर्स नहीं करता है, वहां पे यहाँ पे लोग अपने मन से आके कंपनी का शेयर सब्सक्राइब यानी कि कंपनी का शेयर खरीदते हैं और कंपनी का एक तरह से ओनर बन जाते हैं। 11 के बच्चे को जनरली, आप लोग 11 क्लास में है तो बाबू आप लोगों को जनरली पता होता है कि यहाँ शेयर एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग खरीदते हैं और उस कंपनी हम लोग क्या बन जाते हैं, ओनर। और अगर आप लोग को शेयर्स के बारे में थोड़ा सा समझना है तो एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसको भी जाके जरूर देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर्स किस चिड़िया का नाम है। फिलहाल आते कम बैक टू द टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ये क्या है ट्रांसफर ऑफ शेयर, जब कोई एक इंसान किसी कंपनी में शेयर खरीदता है, कुछ दिन बाद उसको एहसास एहसास होता है या फिर उसको नीड पड़ता है, वो चाहता है कि अब मैं इस कंपनी में एज अ शेयर होल्डर नहीं रहना चाहता हूँ, अब किसी और व्यक्ति को शेयर होल्डर बना दिया जाए। तो अपना शेयर उस इंसान को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि इन शॉर्ट बोले तो वो इंसान अपना शेयर उस इंसान को सेल कर देता है, उसी चीज को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, यानी कि जितना आपका कंट्रीब्यूशन यानी कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट एज अ शेयर, आपका लाइबिलिटी केवल उतना तक के लिए है। मान लो मैं किसी कंपनी में 10% से शेयर होल्डर हूँ और उस कंपनी पे कितना भी लाइबिलिटी आ जाए, बट मेरा लाइबिलिटी फिक्स रहेगा कहाँ तक, उस 10% तक जितना मेरा स्टेक यानी कि जितना के लिए हम शेयर होल्डर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट। कैसे भैया, मैनेजमेंट और ओनरशिप कैसे डिफरेंट हो सकता है, चलो इस चीज को भी समझ लेते हैं, मैनेजमेंट और ओनरशिप क्यों और कैसे और कहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। एक मिनट,
हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था। अब जो हम लोग का नया पॉइंट है, वो नया पॉइंट हम लोग का कि भैया मैनेजमेंट और ओनरशिप डिफरेंट होता है। अब एक बात बताओ, कल सुबह 9 बजा आपने अडानी पोर्ट, जिसका शेयर का नाम 200 से 500 रुपया, आपने उसमें एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, तो अब आप भी उसके एक ओनर बन गए। तो क्या आप कल से उसका ऑफिस चलाने लगोगे? आप सारे डिसीजन में इन्वॉल्व होने लगोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप शेयर होल्डर हो, बट आपके कंट्रोल में मैनेजमेंट नहीं है। यानी कि ओनर होने के बावजूद भी आप बिजनेस का मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट मीन कि ओनरशिप और मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कंपनी, कंपनी के शब्दों में बोला जाता है। अब आता है स्टेटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। कंपनीज एक्ट 2013, एक कंपनी को चलाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट कंपनीज एक्ट 2013 के ना आप कंपनी को रेगुलेट कर सकते हो, ना रजिस्टर्ड करवा सकते हो, ठीक है, यानी कि इनकॉर्पोरेशन भी स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पूरा और पूरा क्या होता है, स्टेटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और पूरा इसका कंट्रोल किसके दावेदारी किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, वो है रिजिट ऑब्जेक्टिव। बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर, हो सकता है आज मैं कुछ और सोचूं, कल कुछ और सोचूं, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार जो सोचा उसके लिए आपको अपने ऑब्जेक्टिव के लिए रिजिड बनना पड़ेगा, यानी कि आपको उस टॉपिक के लिए ज्यादा से ज्यादा कंसर्न दिखाना पड़ेगा, आपको उस टॉपिक के लिए ज्यादा से ज्यादा जो ना आपने ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया है, आपको उसके बेस पे ही काम करना पड़ेगा। हाँ, फ्यूचर में नीड पड़ने पे ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है, बट इतना फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है, क्योंकि भैया आप ये भी सुनो, ऑब्जेक्टिव चेंज करवाने के लिए कंपनी में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे इस देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसी तरह उस कंपनी को चलाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो आपको उसमें फेरबदल यानी कि कुछ चेंजेस अल्टरेशन करना पड़ेगा। अब जरा बात करते हैं हम लोग सोशल बेनिफिट का। एक कंपनी खुलने से सोशल बेनिफिट, सबसे बड़ा सोशल बेनिफिट, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। दूसरा चीज, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट्स होंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और बढ़ेगा अगर कंपनी खुलता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर। देखो भैया, मेरे पास एक शेयर है, 10 शेयर हो, ठीक है, मैं कंपनी में आके डिसीजन नहीं दे सकता हूँ, बट शेयर होल्डर्स को जो डिसीजन ले रहे हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आ करके मुझे, यानी कि बीइंग अ शेयर होल्डर, मेरे को सारा इंफॉर्मेशन बताएं। अब एक एक के यहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या किया जाए भैया, इस सिचुएशन में क्या होता है, ईमेल के द्वारा, टेलीग्राम पोस्ट, किसी के भी द्वारा आप तक ये सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है। तो जो शेयर होल्डर होता है उसके लिए उसका जो कंपनी का मैनेजमेंट देख रहा है, यानी कि डायरेक्टर लोग क्या होता है, अकाउंटेबल होता है, ठीक है, जवाबदेही। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस। एक कंपनी खुलने से आपका और आपके सराउंडिंग एक पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, बट वही आप कंपनीज एक्ट के द्वारा कंपनीज को आप नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल पे एस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। क्या है एडवांटेज एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलने में? देखो, ऑलरेडी हमने यहाँ बहुत सारा फीचर और कैरेक्टर पढ़ा, इसी फीचर्स और कैरेक्टर में मेरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत सारा हिडन है, बट मैं फिर भी एक बार यहाँ पे फोकस करता हूँ, ठीक है। एडवांटेज, 5 एडवांटेज है, 5 डिसएडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। क्या हो जाएगा भैया, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, यानी कि कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, सारे शेयर होल्डर, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि जितने भी मालिक होते हैं, सबसे परमिशन लेकर के, यानी कि सबका अगर कंसेंट रहेगा तभी वो काम एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है, अदरवाइज करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा,
मैनेजरियल इफिशिएंसी, एक कंपनी में जब इतना बड़ा अलग से एक मैनेजमेंट का टीम और ओनर्स का टीम रहेगा, यानी कि आपके पास मैन पावर ज़्यादा है, तो आपका मैनेजरियल इफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा ही। थर्ड क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब भी बात आए रिसोर्सेज को, तो याद रखना रिसोर्सेज को मैं डिनोट करता हूँ 4M से। आपको दुनिया में कुछ भी चीज करने के लिए रिसोर्स का नीड है। रिसोर्स यानी कि 4 इंपॉर्टेंट, मनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैन, ठीक है, मार्केट, मटेरियल। अगर आपके पास मनी है तभी आपके पास क्या आ पाएगा, मटेरियल आ पाएगा। मैन है तो मैन उस मटेरियल को प्रोडक्ट बना पाएगा, और मार्केट अगर आपके पास रहेगा तभी आप उसको क्या कर पाओगे, सेल। ये चार चीज आपका रिसोर्सेज है। तो जब इतने सारे लोग जुड़ते हैं एक कंपनी में, तो आपका जो रिसोर्सेज होता है, क्या चीज, आपका जो रिसोर्सेज होता है वो मोबिलाइज हो पाता है, ठीक है, या फिर आप उसको कहते हो अच्छे ढंग से यूटिलाइज हो पाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल का प्रोडक्शन मतलब क्या है, एक सोल प्रोपराइटर कंपनी, ठीक है, यानी कि एक सोल प्रोपराइटर बिजनेस, कंपनी तो बोलना सही नहीं होगा, एक सोल प्रोपराइटर बिजनेस जनरली, ठीक है, खुद को एक्सपेंड नहीं कर पाता है, और एक्सपेंड ना करने की वजह से एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। बट कंपनी खुद को एक्सपेंड कर सकता है, इस वजह से उसका प्रोडक्शन बहुत हेवी होता है, यानी कि ह्यूज क्वांटिटी में होता है। दैट्स वाई उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम लगने लगता है, ठीक है। इसके पीछे क्या रीजन है कि भैया प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। अगर आपको ये लॉजिक अच्छा से समझना है तो आपके 11 में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट टैक्स, ठीक है, कॉस्ट टैक्स। उसमें एक टॉपिक है कॉस्ट शीट, जब आप उस पर नजर दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा तो आपके समझ में आएगा, और उसका भी, ठीक है, वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है डिफ्यूज ऑफ रिस्क। पहले एक इंसान बिजनेस करता था, अब इतने सारे मेंबर है, तो पहले सारा रिस्क एक आदमी पे था, अब धीरे रिस्क क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। देखो भैया 5 डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या है भैया, टू मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज। एक कंपनी खोलना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत सारा आपको लीगल फॉर्मेलिटीज से होकर गुजरना पड़ेगा। दूसरा, पावर इन फ्यू हैंड। जनरली क्या होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है, ठीक है, तो उस केस में सारा कंट्रोल मैनेजमेंट का कुछ गिने चुने लोगों के पास रह जाता है, बाकी लोग बस एक शेयर होल्डर यानी कि नाम का ओनर बन के रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट इनफ्लेक्सिबल हो जाए। अभी जो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मे बी वो बाद में उतना इफिशिएंटली परफॉर्म ना कर पाए। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन टेकिंग। जैसा कि मैंने बोला कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है सबके परमिशन से, यानी कि सबके कंसेंट से लिया जाता है, म्यूचुअल कंसेंट से, तो सबका कंसेंट मिलने में कई बार क्या होता है, कोई डिसीजन केवल डिले हो जाता है, यानी कि टालते रहते हैं और उसमें बहुत टाइम लगता है। एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और उस इन्वॉल्वमेंट के कारण, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है और बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे रेगुलेट करने लगता है गवर्नमेंट, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जनरली तौर पे। तो ये सब हुआ इसका डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में। सबसे पहला कंपनी हम लोग का चार्टर्ड कंपनी। आज के डेट में कहीं पे भी आपको चार्टर्ड कंपनी देखने नहीं मिलेगा। चार्टर्ड कंपनी के एग्जांपल आप लिख सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, या फिर रॉयल ब्रिटिश बैंक ऑफ लंदन। ये सब एग्जांपल है, ये सब पहले हुआ करता था। आज के डेट में खास करके इंडिया में तो ऐसा बैंक बिल्कुल भी नहीं दिखता है। कि क्या होता था चार्टर्ड, ठीक है, कंपनी क्या होता था पहले के टाइम में, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं था, अंग्रेज लोग हमारे कंट्री को कंट्रोल कर रहे थे, उस वक्त हम लोग यहाँ पे जो
जनरली किंग या फिर आप कह सकते हो हेड ऑफ द स्टेट होता था, वो आपको परमिट देता था कि आप एक कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हो, और उस परमिट को हम लोग जनरली क्या कहते थे, उस तरह के परमिट को चार्टर्ड कंपनी। अब जो कि देखने के लिए बहुत कम मिलता है, ठीक है। यानी कि पहले जब इंसान को बहुत पहले जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना ही पड़ता था कंपनी खोलने के लिए, तो कुछ नहीं करना, बस आपके जो राजा हैं उनसे आपको क्या चाहिए, परमिशन, जो कि उतना इजी नहीं होता था जितना आज के डेट में इजी हो चुका है। दूसरा है स्टेटरी कंपनी। स्टेटरी कंपनी एग्जांपल क्या है, उसके एग्जांपल है LIC, NIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ये सब जो है स्टेटरी कंपनी यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको ओपन किया जाता है, और मेनली इस पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहता है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड कंपनी। कोई भी कंपनी जो आपके मन में आ रहा है, एग्जांपल XYZ लिमिटेड ही क्यों ना हो, टाटा सन्स, टाटा मोटर्स, ठीक है, ये सब भी जो है ये सब हम लोग का क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, दैट्स वाई। और इन लोगों को क्या होना पड़ता है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी। दूसरा हम लोग आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, पहला लिमिटेड बाई शेयर। ये लिमिटेड बाई शेयर्स क्या है, जरा इसको समझते हैं। अगर मान लो कोई इंसान किसी कंपनी में 20 रुपए के शेयर्स खरीदता है और महज 10 रुपए दे के रखा है, तो जिस दिन भी कंपनी वाइंडिंग अप होगा, वो व्यक्ति भले कंपनी कितना भी लॉस में, वाइंडिंग अप यानी कि कंपनी जब बंद होता है, कितना भी लॉस हो, कितना भी नुकसान में हो, ठीक है, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा, तो मेरा जिम्मेदारी यानी कि बीइंग अ शेयर होल्डर, हम केवल उतना ही लाइबिलिटी बियर करेंगे जितना मेरा शेयर्स कंपनी को दिया हुआ है। नेक्स्ट, लिमिटेड बाय गारंटी, सेम है लिमिटेड बाय शेयर की तरह, बस यहाँ पे आपको शेयर्स नहीं होता है, यहाँ पे आप अपने मुंह से गारंटी दे देते हो कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ या फिर ये बिजनेस नहीं चला तो XYZ अमाउंट मैं आपको पे करूंगा, ठीक है। या फिर जब बिजनेस बंद हो यानी कि कंपनी जब बंद हुआ, XYZ अमाउंट, अमाउंट फिक्स्ड रहता है, दैट्स लिमिटेड बाय गारंटी। अब आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आज के भी डेट में ऐसा कोई कंपनी देखने को नहीं मिल रहा है जिस कंपनी का लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। देखो भैया, प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। OPC तो अभी नया कंसेप्ट आया है 2013 में, जहाँ केवल और केवल एक मेंबर रहते हैं, तो यहाँ पे तो पब्लिक, यहाँ पे तो भी भैया ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। एकमात्र बचा पब्लिक कंपनी जो शेयर ट्रांसफर कर सकता हूँ, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक कंपनी। तो भैया प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है, OPC का मतलब क्या होता है, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है। जरा बात करेंगे सबसे पहले कि भैया OPC क्या है, जिस कंपनी में केवल एक इंसान मालिक हो, ठीक है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में हो, कोई भी इंसान उसके संग दूसरा इन्वॉल्व ना रहा हो, ठीक है, ऐसे कंपनी को हम लोग 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। दूसरा, प्राइवेट कंपनी जिसमें बहुत सारा लोग इन्वॉल्व होता है, यानी कि 2 से लेकर 200 तक लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इतना सारा, और और इतना सारा शेयर होल्डर होने के कारण आप आराम से शेयर्स एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यहाँ तक। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ जुडिक्शन। एक इंडियन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी। तो वो इंडियन कंपनी का मतलब वो कंपनी जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ हो, यानी कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा रजिस्टर्ड हुआ हो। दूसरा, फॉरेन कंपनी, सीओ जहाँ लिखे हुआ है इसका मतलब है कंपनी। फॉरेन कंपनी का क्या काम है, ठीक है, तो एक ऐसा कंपनी जो इंडिया के बाहर है और केवल उसी कंट्री में और वो बिजनेस इंडिया में करना चाह रहा है या फिर कर रहा है, उस तरह की कंपनी को हम लोग क्या कहेंगे, उस तरह की कंपनी को हम लोग कहेंगे फॉरेन कंपनी।
मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एक ऐसा कंपनी जो एक स्टेट से ज्यादा अलग अलग स्टेट में हो, जैसे कि आप मान लो PwC, ठीक है, डेलॉयट, KPMG, ये सब जो बड़ा बड़ा नाम है जो कि CA फर्म है, ये सब क्या है भैया, मल्टीनेशनल है। केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग बहुत ज्यादा अलग अलग कंट्री में बिजनेसेस करता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीनेशनल, ठीक है, कंपनी। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एक होता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब करता है, समझो, एक ऐसा कंपनी जिस कंपनी का 51% शेयर, एक ऐसा कंपनी जिस कंपनी का 51% शेयर, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट के हाथ का मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मिल करके, या तो फिर दो अलग अलग स्टेट मिल करके जब किसी कंपनी में मोर देन 50% शेयर खरीद लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं जनरली गवर्नमेंट कंपनी। अब हमारी आता है होल्डिंग कंपनी का। इसको याद करने का तरीका एकदम इजी है। ABCD पहले आता है, फिर नीचे आता है XYZ, ABCD फिर आता है XYZ। मान लो ABCD लिमिटेड XYZ लिमिटेड का मोर देन 50% शेयर खरीद लिया है, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, होल्डिंग और सब्सिडरी। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट आता है हम लोग का एसोसिएट कंपनी। जब आप किसी कंपनी से 20% से लेकर 40% से जुड़ते हो, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बोलो या रेवेन्यू बोलो, इस केस में उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड, 20% से लेके आप जो 40% तक शेयर खरीदते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएट कंपनी। यानी कि जब मैं किसी कंपनी में, ठीक है, या फिर मेरा कंपनी किसी कंपनी में जाकर कंपनी का 20 to 40%, ठीक है, अगर लेता है, ठीक है, शेयर्स, तो उस कंपनी को क्या बनेंगे, एसोसिएट्स। और 50 से ज्यादा हुआ तो क्या बन जाता है, होल्डिंग और सब्सिडरी। और 50 से ज्यादा परसेंट अगर गवर्नमेंट लोग मिल करके खरीदा है तो क्या बन जाता है, गवर्नमेंट कंपनी। आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, सॉरी आज का वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा, उसका रीजन है कि सुबह 7 बजे से बैक टू बैक क्लास में दे रहा हूँ, प्लस अभी भी लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है जो कि करीब करीब आपको मैं बताऊं, रिकॉर्ड करते वक्त टाइम हो रहा है रात का 12:30 बज रहा है। तो मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, बट फिर भी आप लोगों के लिए कुछ डेडिकेशन, आप लोगों के लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप इन चीजों को समझोगे, लोगों में शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। अब 6 स्टेप से होकर आपको गुजरना और आपका बिजनेस करना यानी कि कंपनी खोलना पॉसिबल है। सबसे पहले तो एक बिजनेस आइडिया यानी कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखो। दूसरा ये देखो उस अपॉर्चुनिटी में कि जो आपके दिमाग में कंसीव्ड हुआ आइडिया, उसका इन्वेस्टिगेशन करो कि वो आइडिया क्या है, लोग पहले किए हैं कि नहीं किए हैं, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, रिजल्ट को वेरीफाई करो यानी कि क्रॉस चेक करो। हो सकता है कि शायद आप जब बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे तो आप जिस चीज का बिजनेस करना चाहते थे, ठीक है, और उसके विपरीत सब कुछ चल रहा है यानी कि सब कुछ इन्वायरमेंटली आपके अगेंस्ट में है। तो आपको ये चीज देखना जरूरी है कि जब आपका बिजनेस का रिजल्ट आपके सामने हो कि आप क्या अपॉर्चुनिटी, क्या माइंडसेट रखे थे, वो सामने वाले के लिए कंसिडरेबल हो, इजी हो और अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। इस चीज को कहते हैं हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट। अब बचता है असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस। असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या है, अब बिजनेस के आप अलग अलग एलिमेंट्स का पता करो कि कैसे इनकॉर्पोरेट करवाएं, कैसे क्या करो, उसके बाद जाकर आप बिजनेस स्टार्ट करो। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान फॉर द बिजनेस प्रोजेक्ट। एक इतना बड़ा अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया चल रहा है, उसको फंडिंग करने के लिए आपको प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रिपेयर करना पड़ता है। और कहाँ से वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको ग्रैब हो पाए, आपको जा करके अलग अलग एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करना पड़ता है। जो जनरली एक शो आता है टीवी पे जिसका नाम है
आई थिंक सोनी पे ही आता है, शार्क इंडिया। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा यही वहाँ पे लोग अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्लान करके जाते हैं और अपना आइडिया बताते हैं और उसके बदले उन लोगों को पैसा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो आप उसको सबमिट कर दो, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मेंबर्स का आधार कार्ड, सिग्नेचर, ये सारा डिटेल। अब ये सारा डिटेल प्रोवाइड करना यानी कि जाकर के कहीं पे देना पॉसिबल नहीं होता, तो जनरली क्या होता है, ये सारा सबमिशन ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट आज के डेट ऑनलाइन ही सबमिट हो जाता है। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही वीडियो था। नेक्स्ट इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और मुझे बहुत तेज अब नींद आ रहा है, तो इस वीडियो को यहाँ पे करता हूँ स्टॉप, और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।